वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार आप सभी लोगों के लिए। आज हम फिर से एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। हमारा जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का सेशन है उसमें सारे क्वेश्चनों को मैं बहुत ही क्रमबद्धता के साथ, बहुत ही एनालिटिकल के साथ और बहुत गहराई के साथ और बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ सारे क्वेश्चनों को आपको समझा रहा हूं और डिस्कस करा रहा हूं, है ना। तो हमारे जो सीरीज चल रही है उसमें पुराने जो वीडियो हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और आई होप आपने बहुत अच्छे से उनका एनालिसिस कर लिया होगा। जो व्यक्ति जितनी बार वीडियो देखेगा और जितनी बार उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेगा, निश्चित तौर पर उसको नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उन सभी क्वेश्चनों को वो एक बार में याद कर लेगा, है ना। तो पहले बहुत मेहनत करना पड़ती है किसी भी प्रकार की नींव बनाने के लिए, लेकिन जब एक बार नींव बन जाती है तो फिर उसके ऊपर केवल दीवार चलाना आपका काम रह जाता है। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि नींव जब आप रखते हैं, पढ़ाई में जब आप कदम रखते हैं तो पढ़ाई में शुरुआत में बहुत दिक्कत जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेते हैं, एक बार आप कोशिश करके पढ़ लेते हैं, एक बार आप एफर्ट लगा के पढ़ लेते हैं, एक बार आप जोर लगा के पढ़ लेते हैं तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं। फिर वो सारे सब्जेक्ट आपको चुटकियों में समझ में आने लगते हैं और बल्कि आप टीचर से भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछने लगते हैं। मेरे क्लास में कुछ ऐसे 2-4 बच्चे हैं जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। अगर यहाँ नाम लूँगा तो थोड़ा सा भेदभाव उनके बीच में हो जाएगा कि सर इनका नाम लेते हैं, मेरा नाम नहीं लेते, इसलिए मैं नाम लेने से बचता हूँ, है ना। लेकिन बहुत डेडिकेशन है, वो मुझसे भी एडवांस लेवल से सोचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों की यही अप्रोच हो और इसी अप्रोच के साथ आप भी एनालिसिस करें, ऑब्जर्वेशन करें। और जब आपकी एक बार नींव बन जाएगी, क्योंकि नींव बनाने में नींव को खोदना भी पड़ता है, मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, लेकिन एक बार बन जाती है फिर उसके बाद मकान बनने में टाइम नहीं लगता और फिर आपका टेस्ट भी बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब आप सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन पहली बार में आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो आज हमारा नेक्स्ट जो सेशन है वो साइंस का है। साइंस में हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। प्रकाश का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। उसमें 4-5 ऑप्शन दिए थे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, सीएफएल, ऐसे 4-5 ऑप्शन थे। तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि सर्वोत्तम जो प्रकाश का स्रोत है वो एलईडी है ना। एलईडी है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे कि एलईडी की खोज और एलसीडी की खोज किसने की। एलईडी की खोज और एलसीडी की खोज किसने की, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज है, सभी जानते हैं कि प्रकाश का स्रोत कौन सा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें कि गंभीर बीमारी के लक्षण क्या हैं। गंभीर बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा किताब से हटके है। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है और सारी बीमारियों के आप जो सिम्टम्स हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। और सारी बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो आम व्यक्तियों के लिए जानना उतना उचित नहीं होता, क्योंकि सिम्टम्स अगर हम जानने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर के लेवल केवल 2 होते हैं। एक लेवल होता है सिम्टम्स को पहचानना और दूसरा लेवल होता है मेडिसिन को पहचानना, और दोनों को मर्ज कर देना कि किस सिम्टम्स में किस मेडिसिन को देना है। हम मेडिसिन से थोड़े परे हैं क्योंकि फार्मासिस्ट लाइन में हम नहीं गए, लेकिन सिम्टम्स को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था कि सामान्य जो स्वास्थ्य होता है, गंभीर बीमारी जो हैं उनमें सामान्य स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको खत्म करने का काम करता है। जितनी भी बड़ी बीमारी होगी वो आपको अंदर से डिस्टर्ब करेगी, बल्कि जो आपका जर्नल स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। जैसे एड्स में आपने देखा होगा, एड्स में व्यक्ति बढ़िया तरीके से चलता रहता है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, सामान्य जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके अंगों में डिस्टर्बेंस होता है। कैंसर में आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में बढ़िया व्यक्ति जीता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो पनपता रहता है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक उभयलिंगी पुष्प की क्या विशेषता है। एक उभयलिंगी पुष्प की क्या विशेषता है। उभयलिंगी का मतलब आप
खुद भी समझ गए होंगे, लिंग का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, है ना। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल को पुंकेसर कहा जाता है और फीमेल को स्त्री केसर कहा जाता है पुष्प की परिभाषा में। बात क्लियर है? पुष्प की परिभाषा में स्त्री केसर पुंकेसर होता है, ठीक है। अब एक लिंगी उभयलिंगी का मतलब यह है कि उस पर ही दोनों लिंग हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, इसलिए वो उभयलिंगी है। जैसे उभयचर, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, ठीक है। तो उभयलिंगी जो पुष्प है उसमें क्या विशेषता है? 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए थे, जिसमें से मैं आपको सही बता देता हूं। सामान्य तौर पर आपने पुष्प का अगर एनालिसिस किया है या समझा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा जहां मैंने सत्य फल असत्य फल को समझाया है। सत्य फल असत्य फल वाले वीडियो में मैंने पुंकेसर, दलपुंज, बाह्यतलपुंज, जायांग, पुमंग, इसको भी बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां समझाया है। तो क्या क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले तो पुष्प कोश होना जरूरी है। पुष्प कोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग। सामान्य तौर पर हिंदी में नाम ठीक से समझ में नहीं आते, लेकिन इंग्लिश में आप समझेंगे तो इंग्लिश में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनोसियम, ये 4 भाग जिस पे होंगे वो कैसा होगा? उभयलिंगी पुष्प होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये कैलिक्स क्या है, करोला क्या है, एंडोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सामान्य चीजें हैं, मैं यहाँ भी बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब वीडियो पहले से बना डला हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में तो वहां देख लेना, यहाँ हमारा समय बच जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और साथ साथ में ये भी ले लिया है कि सत्य फल और असत्य फल कैसे बनता है ना, वो इन्हीं के आधार पर बनता है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक खेत में एक साथ 2 फसल उगाना, एक खेत में एक साथ 2 फसल उगाना क्या कहलाता है? सीधा सा ये आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था। तो एग्रीकल्चर वाले जो लोग खेती करते हैं या की है तो आप जरूर बताएं कि एक खेत में एक साथ 2 फसल उगाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है अंतर खेती। क्या है सही आंसर? अंतर खेती, या इसे हम इंटर क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंटर क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग इसमें मिश्रित फसल लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। मिश्रित फसल या मिश्रित क्रॉपिंग लगाने की कोशिश करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि खेती के साथ साथ आप कुछ अन्य व्यवसाय भी करें, है ना। खेती के साथ साथ आप पशुपालन भी करें, मुर्गी पालन भी करें, मत्स्य पालन भी करें, तो मिश्रित खेती कहलाता है। लेकिन मिश्रित यहां नहीं होगा। यहां क्या पूछा है उसने? एक खेत, जैसे एक खेत है उस आधे में सोयाबीन लगा दिया, आधे में गेहूं लगा दिया, ठीक है। वैसे मैं जानता हूं कि गेहूं और सोयाबीन एक साथ नहीं हो सकते, है ना। एक तरफ गेहूं लगा दिया, एक तरफ चना लगा दिया, तो ये पैरेलल एक खेत में 2 चीजें लगाना जो होता है वो फसल अंतर या अंतर फसल या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस जीव की द्विपार्श्व समिति होती है? किस जीव की या किस एनिमल की द्विपार्श्व समिति होती है? अब कुछ लोग कहेंगे ये द्विपार्श्व समिति क्या है? द्विपार्श्व समिति का मतलब ये होता है बाइसिमेट्रिकल। किसी भी जंतु को जब आप बीच से काटेंगे, किसी भी जंतु को जब आप बीच से काटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में अगर बट जाएगा तो वो द्विपार्श्व समिति वाला जीव है। जैसे मनुष्य को आप यहां से काटिए तो आपको जो 2 भाग मिलेंगे वो 2 भाग बराबर मिलेंगे। इस तरफ भी हाथ होगा, पैर होगा, एक आंख होगी, एक आधी नाक होगी, एक कान होगा, और इस तरफ भी बराबर भाग होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी भी, जैसे मान लो कोई भी फल है, जैसे मान लो अमरूद है, अमरूद एक फल है, अमरूद को आप बीच से काट दीजिए तो 2 बराबर भाग अगर बट जाएं तो वो क्या है? बाई सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्व समिति है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे अलग अलग। जैसे हाइड्रा था, हाइड्रा नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रा अलग ही होता है, इस तरीके से होता है हाइड्रा, है ना, इस तरीके से हाइड्रा होता है। स्टारफिश भी इस तरीके से आड़ी टेढ़ी होती है, तो ये भी नहीं हो सकती। एक और ऑप्शन था, कौन सा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद हाँ साइकोन था, तो साइकोन भी नहीं हो सकता, वो भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति का होता है। और एक ऑप्शन था आपका केंचुआ, अर्थवॉर्म, है ना। तो केंचुआ आप जानते हैं, केंचुआ सीधा होता है, केंचुए के अगर बीच से काटेंगे तो वो 2 भागों में बराबर बट जाएगा, ठीक है। तो केंचुए को आप जानते हैं किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुए को। और कई बार पूछा जाता है कि केंचुआ किस संघ में रखा हुआ है ना। बायोलॉजी में सारे जीवों का क्लासिफिकेशन है। जैसे हम कार्डेटा में आते हैं,
हम किस में आते हैं? कार्डेटा में आते हैं, हम मैमल्स में आते हैं, हम वर्टिब्रेट्स कॉलम में आते हैं। वर्टिब्रेट हमारे में पाया जाता है, हमारा ये भाग है, ठीक है। वैसे जो केंचुआ है, केंचुआ एनेलिडा में आता है। एनेलिडा क्या है? अब आपको ये नाम थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि बायोलॉजी की जो भाषा है वो इंग्लिश ही है। एनेलिडा एक प्रकार की क्लास है, वैसे है तो फाइलम, लेकिन आप क्लास समझ लें, और उस क्लास में इसको रखा गया है। किसको? केंचुए को। कहा क्या जाता है? अर्थवर्म कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम इसका बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। वैज्ञानिक नाम है इसका फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि केंचुआ जो है वो अपना उत्सर्जन कैसे करता है, तो उत्सर्जन के लिए इसके अंदर किडनी नहीं होती। केंचुए के अंदर किडनी नहीं हो सकता, केंचुआ छोटा होता है, तो इसमें क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि केंचुए के एक बात और याद रखना, केंचुआ जो जीव है ये खंड युक्त जीव है, सेगमेंट वाला जीव है। सेगमेंट का मतलब ये है कि केंचुए को जब आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से, तो उसमें इस तरीके खंड होंगे, इस तरीके से खंड में बटा होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि केंचुआ कैसा जीव है, तो खंड युक्त जीव है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ये देंगे कि किस खंड में, इनके खंडों के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, तो किस खंड में मेल पार्ट होता है और किस खंड में फीमेल पार्ट होता है, इसका आंसर मुझे आप देंगे, है ना। एक एक खंड में अलग अलग विशेषता होती है, तो किस नंबर के खंड में मेल पार्ट, किस नंबर के खंड में फीमेल पार्ट होता है। और आप एक और क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि केंचुए का जो भोजन संग्रहण है ना, भोजन संग्रहण फूड कलेक्शन मेथड है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर मुझे आपको देना ही है, मुझसे आप ये नहीं पूछेंगे। अगर आप मुझसे यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या सिद्ध करते हैं पता है? अगर मैंने यहां से क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बना, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि अगर आपको एग्जाम में बिठा दिया जाए और एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि आपके पास सारी पुस्तक हैं, सारी किताबें हैं, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है ना, गाइड भी है, सब कुछ है, और फिर भी आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और फिर भी आप कह दें कि सर मुझसे नहीं बनता, आप ही बताइए, तो ये वाली बात वहाँ हो जाती है ना। जब आप अपने पास सारा सोर्स है, पुस्तकें हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, और कोशिश करिएगा कि आप इसको बुकों में ढूंढिएगा, तो बुकों में क्या है, सही से आंसर मिलता है, क्योंकि मोबाइल पर बहुत सारी साइट रहती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मोबाइल पर हर एक डाटा सही नहीं होता। मोबाइल पर जो डाटा आप देखते हैं, मोबाइल पर गूगल पर आप कहते हैं ना कि गूगल बाबा, गूगल में जो आता है एक्चुअल में वो डाटा गूगल का नहीं होता, वो डाटा अलग अलग साइट्स का होता है, अलग अलग साइट्स होती हैं, क्योंकि गूगल केवल सर्च इंजन है, वो केवल सर्च करने का काम करता है। संसार में साइट के मालिक अलग अलग हैं ना। तो बहुत सारे लोग फेक आईडी बनाकर, कुछ जानकारी उनके पास नहीं रहती, क्योंकि जो लोग अपना पेट का गुजारा साइट से कर रहे हैं, तो उनको क्या IPS लेवल का नॉलेज होगा जो वो इतने ब्रॉड लेवल की जीके को वहां पर इनपुट कर देंगे। तो हर एक चीज सही नहीं होती। विकिपीडिया को फॉलो करें, और उससे बेहतर है कि आप किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक को फॉलो करें, उसमें डाटा को देखें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, बाकी आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको कि गोताखोर स्विमिंग पूल को पार कर जाता है बड़ी आसानी से। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि एक तैराक जो है वो किसी स्विमिंग पूल को बड़ी आसानी से पार कर जाता है, किस बल के कारण, किस बल के कारण उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो उसका सही आंसर था अंतर आड़ुक आकर्षण बल। अंतर आड़ुक आकर्षण बल, द्रव के बीच में, मतलब पानी के बीच में जो अंतर आड़ुक आकर्षण बल है, वो जब कम लगेगा, तो सीधी सी बात है, जब बल पानी और व्यक्ति के बीच कम लगेगा तो बल फिसलेगा, कम रहेगा तो फिसलेगा। तो पानी पर जब व्यक्ति फिसलेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो जल्दी पार कर जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट का क्वेश्चन पूछा था कि वाहन का जो पश्च दृष्टि होता है, मतलब पीछे का जो मिरर होता है, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है, लिखा क्या था, पश्च दृष्टि दर्पण। जो पश्च दृष्टि दर्पण है वो किस चीज का बना होता है, मतलब उस दर्पण की क्या विशेषता होनी चाहिए, उस दर्पण की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दर्पण में जो प्रतिबिंब बने वो छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए, छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो है वो है आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि आभासी बनेगा तभी आप उसको देख पाएंगे, क्योंकि वाहन बड़ा है, वो बहुत छोटा सा मिरर होता है, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। और तीसरा उसका होना चाहिए सीधा। अगर सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा
तो वाहन वहां से सीधा दिख रहा है, सीधा चल रहा है, और आपको मिरर में वही वाहन उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब टायर उसके ऊपर हैं, तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो क्या होनी चाहिए, सीधा मिरर बनना चाहिए, छोटा बने चल जाएगा, मिरर सीधा बनना चाहिए जिससे दिक्कत ना हो और आभासी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पौधों की द्वारा जो ली जाने वाली ऑक्सीजन है, सॉरी जो नाइट्रोजन है, पौधों द्वारा ऑक्सीजन नहीं ली जा ऑक्सीजन भी ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ली जाती है और नाइट्रोजन भी ली जाती है। तो उसने बहुत घुमा फिरा के पूछा था कि पौधों द्वारा कुछ विशेष बैक्टीरिया और विशेष शैवालों के द्वारा वातावरण से जो नाइट्रोजन को लिया जाता है, वो नाइट्रोजन किस पदार्थ में बैक्टीरिया कन्वर्ट करके पौधों को देते हैं। तो इसका सही आंसर था नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, है ना, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन का कन्वर्ट और सरलतम जो रूप है वो होता है आपका नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, NO2 और NO3, ठीक है। तो ये सरलतम कौन करता है, बैक्टीरिया करके देता है। एक बैक्टीरिया का नाम मैं बताता हूं आपको, राइजोबियम। कई बार पूछा है कि राइजोबियम कहाँ होता है और क्या करता है। तो राइजोबियम उसको नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलता है। एक होता है एग्जोबैक्टर होता है, एक और होता है लेगुमिनीशियरम, है ना, लेगुमिनीशियरम। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये 3 नाम याद रखें, आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गर्मी में घरों की जो ऊपरी सतह है उसको सफेद क्यों रखा जाता है। सिंपल सी बात है, सफेद होगी, धूप पड़ेगी और धूप परावर्तित हो जाएगी। जब धूप परावर्तित हो जाएगी तो ऊष्मा भी परावर्तित हो जाएगी, ऊष्मा परावर्तित होगी तो ऊर्जा भी परावर्तित हो जाएगी। जब परावर्तित होगी तो वो घर के अंदर नहीं जा पाएगी, जब घर के अंदर नहीं जा पाएगी तो घर गर्म नहीं होगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें क्या है, ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है वो परावर्तित हो जाती है, जिससे घर गर्म नहीं होता गर्मी में और आप सेफ बच जाते हैं। इसलिए घर को हमेशा सफेद रंग का पोतें। किसी भी दीवार को बाहर से अंदर की ओर कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जब भी मकान बनाएगा तो वो सारे घर की जो बाहरी दीवार है वो आप वाइट रंग की ही बनाएं। इससे आपका घर कभी गर्म नहीं होगा और अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो अंदर नहीं आएगा। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि घर के अंदर भी सफेद रखें। घर के अंदर अगर सफेद रहेंगे तो 5 वाट का बल्ब आपका 10 वाट के बल्ब के बराबर काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सफेद रंग जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जब रिफ्लेक्ट कर देता है तो वस्तु आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। जितने ज़्यादा आप कलर्ड वाले कलर यूज़ करेंगे, आपकी जो वॉल है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और आपको चीज़ें सही से दिखाई नहीं देंगी। तो बेहतर होगा कि घर में केवल और केवल सफ़ेद रंग का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का डाइजेशन कहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन कहाँ होता है? तो ये होता है आपकी आंत में। कहाँ होता है? आंत में। वैसे देखा जाए तो करता ये आपका पैनक्रियाटिक जूस है, लेकिन ज़्यादा जो भूमिका है वो आंतरीय जूस की होती है, आंतरीय रस की होती है, या आंतों के रस की होती है, या इंटेस्टाइनल जूस की होती है। तो इसका सही आंसर था आंतरीय रस, है ना। लेकिन इसका सही आंसर अग्नाशयी रस भी था, जो कि ऑप्शन में था, लेकिन दोनों ऑप्शन में रहे तो आप आंतरीय रस लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कुछ जो लवण हैं वो वातावरण से जल को अवशोषित कर लेते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुछ जो लवण होते हैं वो वातावरण से जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी बरसात में क्या है, वातावरण में नमी होती है, उस नमी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वो किस प्रोसेस से होता है? वो होता है प्रस्थवेदन। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रस्थवेदन, है ना, जिसको इंग्लिश में डाइलिक्विडेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि रासायनिक परिवर्तन में क्या सत्य है, रासायनिक परिवर्तन में क्या असत्य है, पूछा गया था, है ना। तो मैं आपको 3 सत्य कथन बता देता हूं, और इसके अलावा संसार का कोई सा भी कथन हो वो असत्य रहेगा। पहला ये है कि हमेशा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में न्यू प्रोडक्ट बनता है, और साथ ही साथ जो अभिकारक होते हैं वो अभिकारक हमेशा चेंज हो जाते हैं। अभिकारक हमेशा अपनी रिएक्शन करने के बाद उनमें क्या है, परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि जो आपके उत्पाद हैं वो अभिकारक से अलग होते हैं। उत्पाद जो है वो आपका अभिकारक से अलग होता है। अभिकारक से अलग इसलिए होगा क्योंकि जब अभिकारक आपस में क्रिया करेगा तो निश्चित तौर पर वो कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और अंतिम कथन ये है कि
ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा भी उसमें क्या होती है, चेंजेस होती है। कभी कभी रासायनिक ऊर्जा में अवशोषण होता है, कभी कभी ऊर्जा में ऊर्जा का क्या है, उत्सर्जन होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो अभिक्रिया हैं वो दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, व्यापम में एक बार पूछा भी गया था, शायद कांस्टेबल एसआई में पूछा था। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि मानव जो कर्ण है, मानव का जो कान है, कान को ही कर्ण लिख देते हैं जिससे आप समझ ना सकें। ये जो कान है, ये कान कितनी साउंड को सुन सकता है, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या कर सकता है, सुन सकता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज को सुन सकता है, लेकिन इसकी जो एवरेज होती है वो 55 डेसिबल होती है। अगर डेसिबल में पूछा जाए तो ये हर्ट्ज है ना। हर्ट्ज मतलब इस हर्ट्ज जो है एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मापने की जो इकाई है वो हर्ट्ज कहलाती है, जो कि हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दो आवेश हैं जो 10 किलोमीटर दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और उनमें 10 मीटर की दूरी पर रखने पर उन्हें रखा जाए तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा। मान लो एक ये आवेश है और एक ये आवेश है ना, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को 10 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब इनके बीच कौन सा बल लगेगा, तो सबसे पहले तो एक जहां प्लस और माइनस रहता है वहां स्थिर विद्युत बल लगता है। स्थिर विद्युत बल लगता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। और जब स्थिर विद्युत लगेगा और साथ साथ में जब यहाँ पर दूरी है, अगर ये चिपका होता तो केवल स्थिर विद्युत बल लगता, लेकिन ये दूर है, डिस्टेंस है, तो स्थिर विद्युत के साथ साथ इसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगेगा। तो इसमें दोनों वाला ऑप्शन आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2500 ग्राम वाले 4 बीकर लिए जाते हैं। 250 ग्राम वाले है ना, 250 ग्राम वाले 4 बीकर लिए जाते हैं। चारों बीकरों में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भरी जाती हैं। 200 ग्राम पानी रहता है। ये केवल डिस्टर्ब करने के लिए था कि 200 ग्राम, 250 ग्राम, 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम, है ना, ये सब डिस्टर्बेंस करने के लिए था। आपको केवल यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी को समझना है कि किस तत्व में क्या केमिकल प्रॉपर्टी है जिससे वो वह गुण को प्रदर्शित करेगा। बात क्लियर है ना। तो एक बीकर में उन्होंने कह दिया कि नारियल का तेल ले लिया पानी के साथ, है ना, 200 पानी और 20 नारियल का तेल। एक में हमने ले लिया अंडे का सफेद भाग और पानी, और एक में ले लिया आपका रेत और पानी। अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में सर्वाधिक टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कौन सा विलयन शो करेगा। अब टिंडल प्रभाव की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, जब आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, टिंडल प्रभाव को मैं आसान भाषा में अभी बता देता हूं कि किरण का किसी भी माध्यम में गुजरना और उस किरण का वहां से परावर्तित होना, या मतलब अपना स्थान चेंज करना। अब जब रेत वाला विलयन है तो उसमें क्या किरण जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। नारियल के तेल में जा सकती है, लेकिन नारियल का तेल काफी ज्यादा फैटी होता है और वो कैसा होता है, कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, इसलिए उसमें भी नहीं जा सकती। लेकिन जो अंडे का सफेद भाग होता है वो फैट से बना होता है और वो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी फैट होता है। जब उसको आप पानी में घोलेंगे तो वो पानी में घुल जाएगा और उसके अंदर किरण भी चली जाएगी और वो टिंडल इफेक्ट शो करेगी, है ना। तो इसका सही आंसर था अंडे का सफेद भाग। कई बार पूछा जाता है कि अंडे में कितनी लेयर्स होती हैं, तो अंडे में 3 लेयर्स होती हैं। अंडे में कितनी लेयर होती हैं, अंडे में 3 लेयर होती हैं। ठीक है, एक सफेद भाग, एक उसकी पतला वाला भाग और एक ऊपर का। पूछा जाता है कि ऊपर का भाग किससे बना होता है, तो ऊपर का भाग कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। पूछा जाता है कि अंदर के पीले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको योग कहा जाता है, उसको योग कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अंडा किस प्रोटीन से बनता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन से बनता है। किस प्रोटीन से बनता है, एल्बुमिन प्रोटीन से बनता है ना। तो इस तरीके से अंडे की बहुत सारी प्रोसेस हैं, है ना। तो इंक्यूबेट टेम्परेचर भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि अंडे को कितने दिन और कितने टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट को हिंदी में कहा जाता है सेका जाता है, कहते हैं ना मुर्गी अंडे को सेकती है।
है ना, सेकती है मतलब उसको हीट देती है जिससे वो जीव में परिवर्तित हो जाए। तो कितने दिन उस अंडे को सेका जाता है और कितने टेम्परेचर ताप पर सेका जाता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि समुद्री समीर कब चलती है। समुद्री समीर का मतलब होता है समुद्र से चलने वाली हवा। समुद्र से चलने वाली हवा जो है, इसका आंसर था दिन में चलती है। कब चलती है? दिन में चलती है। अब ये दिन में क्यों चलती है, रात में क्यों चलती है, दिन में कहाँ की ओर चलती है, रात में कहाँ की ओर चलती है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है। बस इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। दिन में समुद्री समीर इसलिए चलती है कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी का वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। जब किसी भी चीज को गर्म किया जाता है तो केमिस्ट्री के आधार पर गर्म वस्तु में जो डेंसिटी है वो कम होती है, मतलब दाब जो है वो कम हो जाता है। दाब कम इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है और वायु फैलने लगती है, और जब वायु फैलती है तो वहां पर जो दबाव है वो कम हो जाता है, और दबाव जब कम हो जाता है तो अधिक दबाव समुद्र में हो जाता है। समुद्र की वायु में जब अधिक दबाव होता है तो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रत्येक वायु बहती है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी भी दो बर्तन में आप पानी को लीजिए, उन दोनों बर्तनों को जोड़ दीजिए, और जिस बर्तन में पानी ज़्यादा होगा तो वो पानी ज़्यादा वाले से कम वाले की ओर प्रवाहित होगा, ना कि कम से ज़्यादा की ओर। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा प्रकृति में ज़्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होती हैं सारी चीज़ें, है ना। दो व्यक्तियों में अगर ज्ञान है, एक में 100% ज्ञान है, एक में 10% ज्ञान है, तो 10% वाले का ज्ञान 100% वाले की ओर नहीं जाएगा, 100 का ज्ञान कम 10% वाले की ओर आएगा, है ना। तो ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट पूछा था कि सजातीय मिश्रण कौन सा है। सजातीय का मतलब होता है, देखो, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण, दो चीजें जब आपस में पूर्ण रूप से घुल जाएं तो वो सजातीय मिश्रण है। पानी को लीजिए और आप शक्कर को लीजिए, घुल जाती है, पूरी घुल जाती है शक्कर, सजातीय मिश्रण है। पानी में आप नींबू का रस घोलिए, घुल जाएगा, सजातीय मिश्रण है। पानी में आप तेल घोलेगा, कभी नहीं घुलेगा। पानी में आप पेट्रोल घोलेंगे, कभी नहीं घुलेगा, विजातीय मिश्रण है। पानी में आप पानी में आप रेत घोलिएगा, कभी नहीं घुलेगा, विजातीय मिश्रण है। तो सजातीय विजातीय, आई होप आपको समझ में आया हो गया। अंतिम पूछा था, अंतिम नहीं, न्यूरॉन को पहचानिए, है ना। न्यूरॉन का एक यहाँ पर डायग्राम दिया था, न्यूरॉन का यहाँ पर डायग्राम दिया था, पूछा था कि नंबर 1 टिक केंद्रक, नंबर 2 एक्सॉन, डेंड्रॉइड्स, है ना। और इस तरीके से इसमें कुल मिलाकर आपको डायग्राम को देखना है। मुझसे अगर बायोलॉजी आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा तो गूगल में जाकर आप न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर को फाइंड करिए और वहां पर उसके सारे नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे, तो वही नॉमेनक्लेचर इसमें पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि X+2 में 18 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व कौन सा होगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब आप सीधा सा ये समझ लें कि 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नियोन में होते हैं, है ना। क्लोरीन में आपके 17 होते हैं। क्लोरीन के बाद आपका क्या आता है, नियोन आता, नियोन नहीं आता, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन आता है ना। ऑर्गन में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो सारे लोग ऑर्गन लगा के आ गए, और ऑर्गन इसका आंसर क्या था, गलत था। क्यों था वो भी समझ लो, क्योंकि इसने एक हिंट दे दी, X+2। X+2 में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो भाई साहब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों है, क्योंकि जो +2 लगा है तो इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुके हैं, तो वास्तविक तौर पर इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। गलती यही होती है कि छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं, जल्दबाजी में हम कर देते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन वाला तो क्या होगा, ऑर्गन होगा, क्योंकि 18 जिसका परमाणु क्रमांक है वही उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। लेकिन हिंट क्या है, X+2। X+2 का मतलब ये है कि +2 संयोजकता, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ चुकी है। और क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब टोटल कितने हो गए, 20। अब 20 वाला तत्व आप ढूंढ लीजिए, 20 वाला तत्व आप ढूंढ लीजिए। तो 20 वाला तत्व होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। अब आप ये कैसे याद करेंगे, इसकी एक बहुत अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक है, केमिस्ट्री में मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सभी शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से आपको सारी पीरियोडिक टेबल एक बार में याद हो जाएगी, और फिर आंख बंद करके आप परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर, सब कुछ एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। ठीक है, जिनने केमिस्ट्री मुझसे क्लास में पढ़ा है उनको इसमें बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, वो 1 मिनट में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें मैंने आवर्त सारणी एक बार में पूरी याद करा दी है, आंख बंद करके वो बना सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। एक ग्राफ दिया था, इस क्वेश्चन को यहाँ बताना संभव नहीं है। एक ग्राफ दिया था और पूछा था कि ग्राफ में क्या समझ में आता है। अब वो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, है ना, देख लेना आप, है ना। तीसरा पेपर था, उसमें एक ग्राफ बना है और उसका सही आंसर था विश्राम निकाय,
है ना, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ही बढ़ रहा था और टाइम भी बढ़ रहा था। जब टाइम और डिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कांस्टेंट हो जाएगी चीज़ और विश्राम अवस्था में चली जाएगी। और एक ही ऑप्शन था जिसमें विश्राम लिखा हुआ था, तो वो उसका आंसर था विश्राम निकाय। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन क्वेश्चनों की आप थोड़ा सा डेप्थ समझिए, लेंथ समझिए और एरिया समझिए कि किन क्षेत्रों से पूछे गए हैं, कितनी गहराई से पूछे गए हैं, कितने अंदर तक पूछे गए हैं, किन कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे गए हैं। आप जब इसको समझ जाएंगे, एनालिसिस कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तो आपकी जो स्टडी है उसी डायरेक्शन में अग्रसर हो जाएगी और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। आपसे सारी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी, है ना, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से होगी, है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।